Hello students, let's understand this question. The question is, given that the abundances of isotopes of iron 54, 56 and 57 are 5%, 90% and 5% respectively. The atomic mass of iron is, and we have these four options. First is 55.85, second is 55.95, third is 55.75 and फोर्थ ऑप्शन is 56.05. सो हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि आयरन का एटॉमिक मास क्या होगा अगर उसके इन तीन आइसोटोप्स का अबंडेंस ये है तो. So in this question we have been given the abundances which are basically percentage abundances. So percentage abundances of isotopes and ये हमारे पास abundance है 54 आइसोटोप का अबंडेंस है 5%, आयरन 56 का अबंडेंस है 90% एंड आयरन 57 का अबंडेंस है 5%. तो हमें इनके बेस पे एवरेज एटॉमिक मास बताना है आयरन का. सो वी कैन यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला. एवरेज एटॉमिक मास is equal to the summation of abundance, which is the percentage abundance, into the mass, all of this divide by 100. So ये हमारे पास फॉर्मूला है हर एक आइसोटोप का परसेंटेज अबंडेंस एंड उसके मास से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, समेशन लेंगे हर एक आइसोटोप के लिए एंड देन विल डिवाइडेड बाय 100. सो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास तीन आइसोटोप्स हैं. सबसे पहला आइसोटोप 54 है और उसका अबंडेंस 5 है, यानी परसेंटेज अबंडेंस 5 इंटू 54 हो जाएगा उसका मास, प्लस नेक्स्ट आइसोटोप है 56 एंड उसका परसेंटेज है 90. सो ये हो जाएगा 90 इंटू 56. फिर हम नेक्स्ट ऐड करेंगे 57 आइसोटोप है एंड अबंडेंस है उसका 5. सो 5 इंटू 57 एंड विल डिवाइडेड बाय 100. अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 270 प्लस दिस विल बी 5040 प्लस दिस विल बी 285 एंड विल डिवाइडेड बाय 100. तो हम इसका सम करके इसको 100 से डिवाइड कर देंगे. ऑन एडिंग विल गेट 5595 divide by 100. that will make the answer as 55.95. so हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आयरन का 55.95 आया है. and if we see the options, it is given in the second option, यानी B option में given है ये. so we can say that the correct option is B. Rutherford's alpha particle scattering experiment eventually led to the conclusion that, and we have these four options. First is mass and energy are related. Second is electrons occupy space around the nucleus. Third is neutrons are buried deep in the nucleus. And fourth is the point of impact with matter can be precisely determined. यानी हमें बताना है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था उनका मेन कंक्लूजन क्या था. एंड फॉर दैट वी हैव दीज फोर ऑप्शंस. और हमें इस मेन एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है वो बताना है. तो हम उसके लिए सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट समझते हैं. तो ये पूरा सेटअप है उस एक्सपेरिमेंट का जहाँ पे ये हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स है. यहाँ से अल्फा रेज जाके इस गोल्ड फॉइल को हिट करेंगी एंड देन वी हैव दिस स्क्रीन जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जहाँ पे हमें रेज का डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होगा. एंड ऑब्जर्वेशन ये थी कि मोस्ट ऑफ द रेज अनडिफ्लेक्टेड चली गई. बहुत कम रेज थी जो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई हैं एंड कुछ रेज थी जो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई हैं और बहुत कम रेज थी जो 180 डिग्री बाउंस बैक हुई हैं. तो ये हमारे पास कंक्लूजन था
जिसमें से प्राइमरी कंक्लूजन है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स दे वर अनडिफ्लेक्टेड, यानी रेज बिल्कुल सीधा सीधा निकल गई। इसका मतलब मेजॉरिटी स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। सो उन्होंने कंक्लूड किया कि मेजॉरिटी स्पेस अगर एटम में खाली है, यानी जो उसका बल्क है वो एटम के सेंटर में कंसंट्रेटेड है, क्योंकि बहुत कम रेज हैं जो एक बल्कि सब्सटेंस से या एक बल्कि पार्टिकल से हिट करके वापस बाउंस बैक हुई हैं। सो रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया दैट जो भी बल्कीनेस है, यानी जो भी एटम का मेन बल्क है, वो बल्क पार्ट उसके सेंटर में है, जिसको उन्होंने बोला कि वो न्यूक्लियस है। यानी बेसिकली रदरफोर्ड ने एटम को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट उन्होंने बोला विच इज द न्यूक्लियस, एंड उसके अलावा जो दूसरा पार्ट है उसको उन्होंने बोला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट एटम का वो रीजन है जो न्यूक्लियस के बाहर है। सो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर प्रेजेंट है, एंड जो बल्कीनेस है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ये कंक्लूजन आया था। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमें गिवन है दैट फर्स्ट ऑप्शन इज मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड, तो ये कंक्लूजन नहीं था। सेकेंड है इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, यस दिस इज द कंक्लूजन कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट है एंड दे आर अराउंड द न्यूक्लियस। स्टिल हम बाकी के ऑप्शंस एक बार चेक करते हैं। नाउ सी ऑप्शन में न्यूट्रॉन्स आर buried deep in the nucleus. This was not the conclusion by the Rutherford's experiment. And fourth is the point of impact with matter can be precisely determined. So these 2 points are not the conclusions made by the Rutherford experiment. So that is only the B option, that electrons occupy space around the nucleus. So we can say that the correct option is B. Which of the following pair is isodiphers? And we have these 4 options, जिसमें कुछ एटम्स का पेयर हमें गिवन है। हमें बताना है इनमें से कौन सा पेयर आइसोडाइफर्स के लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा। हमें इन ऑप्शंस में से आइसोडाइफर्स ढूंढने हैं, तो सबसे पहले हम आइसोडाइफर्स समझते हैं क्या होते हैं। सो आइसोडाइफर्स आर द स्पीशीज हैविंग सेम आइसोटोपिक नंबर, यानी जिन स्पीशीज का आइसोटोपिक नंबर सेम होता है हम उन्हें आइसोडाइफर्स बोलते हैं। आइसोटोपिक नंबर का क्या मतलब होता है? आइसोटोपिक नंबर इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी ऐसे स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस करके जो नंबर आए विच इज द आइसोटोपिक नंबर वो सेम हो। तो अगर हम यहाँ पे इन ऑप्शंस में देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन हमें दिया है कार्बन एंड सोडियम का। सो कार्बन के केस में दिस इज 6 एंड 14, एंड सोडियम के केस में ये हो जाएगा 11 एंड 23। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कार्बन के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों 6 होंगे। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर किया जाता है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 14 माइनस 6, सो दैट विल बी 8, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है। तो अगर हम इसका आइसोटोपिक नंबर कैलकुलेट करें, सो दैट विल बी 8 माइनस 6 विच इज 2। अब यही चीज हमें सोडियम के लिए भी कैलकुलेट करना है। तो सोडियम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम निकालें विच इज 23 माइनस 11, सो दैट विल बी 12। तो अगर हम आइसोटोपिक नंबर कैलकुलेट करेंगे, तो आइसोटोपिक नंबर हो जाएगा 12 माइनस 11 एंड इट इज 1। तो ये दोनों नंबर सेम नहीं आए हैं फॉर कार्बन एंड सोडियम, यानी ये आइसोडाइफर्स नहीं है। ऐसे ही अगर हम देखें नेक्स्ट ऑप्शन विच इज मैग्नीशियम एंड सोडियम। सो मैग्नीशियम एंड सोडियम के केस में अगर हम देखें, सोडियम हमारे पास ये सेम ही है तो हम इसी के रिजल्ट यूज कर लेंगे। मैग्नीशियम के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मैग्नीशियम इज 12 एंड
24। तो अगर हम यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 24 माइनस 12, दैट इज ऑल्सो 12। अब आइसोटोपिक नंबर अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो इस केस में आइसोटोपिक नंबर आ जाएगा 12 माइनस 12 एंड इट इज 0। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो सोडियम का आइसोटोपिक नंबर 1 आया था एंड मैग्नीशियम का आइसोटोपिक नंबर 0 आया है, यानी सेम नहीं है। तो ये बी ऑप्शन भी आइसोडाइफर नहीं है। सी ऑप्शन हम देखते हैं, विच इज हीलियम एंड ऑक्सीजन। इनके लिए कैलकुलेट करेंगे। सो हीलियम इज 2 and 4 and oxygen given is 8 and 16. So number of protons हीलियम में 2 है क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 4 माइनस 2 एंड दैट इज 2। आइसोटोपिक नंबर अगर हम इसमें कैलकुलेट करें, तो आइसोटोपिक नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज 2 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो 2 माइनस 2 एंड दैट इज 0। ऑक्सीजन के केस में अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 16 माइनस 8, दैट इज अगेन 8। सो आइसोटोपिक नंबर, if we calculate this, so that will be 8 minus 8 and it will be 0। यानी इन दोनों केसेस में जो आइसोटोपिक नंबर है वो सेम आ रहा है, यानी ये दोनों आइसोडाइफर्स हैं। सो अगर हम देखें यहाँ पे, ऐसे ही अगर हम डी ऑप्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वहां पे आइसोटोपिक नंबर सेम नहीं आएगा। सो दैट इज दी सी ऑप्शन विच इज दी पेयर विच रिप्रेजेंट्स आइसोडाइफर्स। सो वी कैन से दैट करेक्ट ऑप्शन is C. The volume of nucleus is about, and we have these 4 options. First is 10 to the power minus 4 times to that of an atom. Second is 10 to the power minus 15 times to that of an atom. Third option is 10 to the power minus 5 times to that of an atom. And fourth option is 10 to the power minus 10 times to that of an atom. यानी हमें इस क्वेश्चन में जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का उसे रिलेट करना है विद द वॉल्यूम ऑफ एटम। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम यहाँ पे देखें, एटम और न्यूक्लियस का वॉल्यूम रिलेट करने के लिए हम पहले दोनों का रेडियस कंपेयर करते हैं। सो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस is of the order 10 to the power minus 15 meter. And if we see the radius of an atom, so radius of atom, that is of the order 10 to the power minus 10 meter. So ये हमारे पास दोनों का रेडियस है। अगर हम वॉल्यूम कंपेयर करना चाहते हैं, सो एटम एंड न्यूक्लियस दोनों ही स्फेरिकल कंसिडर किए गए हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। दैट मीन्स हम आर क्यूब से आर क्यूब कंपेयर करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय रेशियो लेंगे हम, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एटम। तो हम इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं विद दी आर क्यूब, यानी रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, इसका क्यूब कर सकते हैं, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द एटम एंड इसका क्यूब कर सकते हैं। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए अगर हम देखें, वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 15। सो 10 टू द पावर माइनस 15 का होल क्यूब डिवाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 10 का होल क्यूब, क्योंकि जो एटम का रेडियस है वो 10 टू द पावर माइनस 10 ऑर्डर का है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। तो अगर हम यहाँ पे न्यूमरेटर की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 45 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 30। ऑन सॉल्विंग ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 15, क्योंकि ये न्यूमरेटर में जाके ऐड हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा। सो ये हमारे पास फाइनल आंसर आया 10 टू द पावर माइनस 15। सो वी कैन से दैट दी
volume of nucleus is 10 to the power minus 15 times of the volume of atom. तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं, सो 10 to the power minus 15 times, ये ऑप्शन बी में गिवन है हमें. So we can say that correct option is B. The nitrogen atom has 7 protons and 7 electrons. The nitride ion will have, and we have these 4 options. First is 10 protons and 7 electrons. Second option is 7 protons and 10 electrons. Third option is 4 protons and 7 electrons. And fourth option is 4 protons and 10 electrons. यानी हमें इन ऑप्शंस के बेस से बताना है कि अगर नाइट्राइड आयन की बात की जाए तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होंगे. सो in this question we have been given that the nitrogen atom in the neutral state has 7 electrons and 7 protons and we need to find for the nitride ion. तो अगर हम यहाँ पे देखें, नाइट्राइड आयन N3 माइनस को बोलते हैं. Now N3 minus का मतलब it has gained 3 electrons, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसने और गेन किए हैं. तो अगर हम नॉर्मल न्यूट्रल नाइट्रोजन आटम की बात करते हैं तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 7 प्रोटॉन्स हैं. अगर ये N3 माइनस बन जाए तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर लिए, यानी इसके पास हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स तो चेंज होंगे नहीं, सो प्रोटॉन्स हो जाएंगे 7. यानी जब नाइट्राइड बनता है तो उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड 7 प्रोटॉन्स होते हैं. So that is given in the B option. So we can say that the correct option is B. I hope it is clear to you now. Thank you.